कर लिया था वहां तक जो भी बताया था? यस सर। ओके, तो आज डिवेंचर विल ट्राई कि आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये कहना चाह रहा है कि क्या हम डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन अब मेरा आप लोगों से ये, कैन वी इशू सर कर सकते डिबेंचर ऑन डिस्काउंट? कर सकते हैं नहीं कर सकते? हैं यस वी कैन। सर इशू। क्या कंपनी लॉ में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोहिबिशन है? नो सर। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर हम कर सकते हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर है? यस सर। बात करते हैं। द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या लॉस ऑन डिबेंचर इज इन नेचर ऑफ कैपिटल लॉस। जो सबसे पहले बात करते हैं, जो ये डिस्काउंट होता है या जो लॉस होता है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो क्या है? एक दिस इज कैपिटल लॉस, एक कैपिटल नेचर का लॉस है। दिस इज अ कैपिटल लॉस एंड देयरफॉर द सेम मस्ट बी राइट ऑफ ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर, जिसको ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर जो है राइट ऑफ किया जाता है। एंटायर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन issue of debenture cannot be write off in a year of issue since the benefit of debenture capital will continue till the redemption of debenture take place। ये कहना चाह रहा है कि जितना भी लॉस होता है, मान लो हमने डिस्काउंट दिया 5 लाख का, तो 5 लाख का जितने भी साल के लिए डिबेंचर इशू होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले साल में ही 5 लाख आप राइट ऑफ कर लो, नहीं, उसको जब तक रिडम्पशन नहीं हो जाता तब तक उसको एक डिवाइड कर दिया जाएगा, हर साल कितना कितना हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है हमारे पास राइटिंग ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। प्रोविजन रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ provision regarding writing of डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। इसमें क्या होता है, दो हमारे पास अल्टरनेटिव्स है। पहला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बीइंग अ कैपिटल लॉस कैन बी राइट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट। पहला क्या अल्टरनेटिव है कि भाई जो ये डिस्काउंट है इशू ऑफ डिबेंचर को, इसको हम क्या मानेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कैपिटल लॉस। इसको माना जाएगा कैपिटल लॉस। और इसको कहां पर राइट ऑफ किया जाएगा? इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट दी कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। दूसरा, या तो हम इसको कैपिटल लॉस मान ले और उसको कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर ले। दूसरा क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैन बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माना जाता है एंड कैन बी राइट ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। या तो इसको एक बारी में ही आप राइट ऑफ कर लो कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट, या फिर इसको एक ये मान के चलो कि भाई फ्यूचर में ये हम इसको राइट ऑफ करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास रेवेन्यू आता रहेगा हम इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? तो आप दो तरह से कर सकते हो।
अगर Yes, आपको sir. एक तरह से इसको कैपिटल लॉस मानना है तो आप इसको कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है, जैसे आपने एसेट बेच के कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट आपने क्या किया, या फिर आपने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट था जो कि कैपिटल नेचर का होता है, उसके अगेंस्ट इसको यूज कर लिया राइट ऑफ करने के लिए। और दूसरा क्या है, या आप इसको मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो आप डेफर कर देते हो, फ्यूचर में जैसे जैसे रेवेन्यू आता रहेगा हम इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। क्लियर है? अब राइट ऑफ करने के लिए दो मेथड है। मेथड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। राइट ऑफ करने के दो मेथड है। पहला मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, पहला मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, वेयर द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी राइट ऑफ बाय इक्वली इंस्टॉलमेंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्या हुआ, 5 लाख का डिस्काउंट था, 5 लाख को डिवाइड कर दिया, मान लो 10 साल का, हर साल डिवेंचर रिडीम होंगे तो 10 सालों के लिए रिडम्पशन पीरियड है, तो मान लो 5 लाख है तो हर साल कितना, 50,000 का हम डिस्काउंट जो है राइट ऑफ करेंगे। फिक्स अमाउंट हर साल राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कोई डाउट? गौरी, मंशा, No, sir. सौरभ? No, sir, no doubt. हाँ। Clear है sir. दूसरा आपका आता है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, if the redemption are to be repaid by annual drawing or installment, it would be equitable in such a case to write off discount in proportion to unpaid amount of debenture। इसमें क्या होता है, प्रपोर्शन में लिया जाता है, प्रपोर्शनेट बेसिस पे। भाई जितना डिस्काउंट, जितना हमें क्या करना है, अनपेड डिस्काउंट है, उसके प्रपोर्शन में हर साल क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कि इफ द डिबेंचर आर टू बी रिपेड बाय एनुअल ड्राइंग और इंस्टॉलमेंट, इट वुड बी इक्विटेबल इन सच कि अगर आपका जो डिबेंचर आप रिपे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में रिपे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से मान लो क्या था, डिस्काउंट का रेट था 10%। फर्स्ट ईयर जो था, मान लो आपके डिबेंचर जो थे कितने के थे, 10 लाख के थे, जिसमें से आपने फर्स्ट ईयर कितना पे कर दिया, मान लो 1 लाख पे कर दिया डिबेंचर का अमाउंट, तो आपका 9 लाख बचा, तो 9 लाख के ऊपर 10%। फिर अगले साल आपने 1 लाख और पे कर दिया, 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 10%, मतलब फ्लक्चुएटिंग। हर साल जो क्या रहेगा, जो ये है अमाउंट, ये फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स अमाउंट इक्वल हो जाता है कि हर साल आप इतना 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 क्या करोगे, वो करोगे, डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना आपका अनपेड बैलेंस बचा हुआ है, उसके हिसाब से ही आप एक रेशो डिवाइड कर लेते हो। मान लो फर्स्ट साल आपके डिबेंचर थे 10 लाख के, दूसरे साल आपने क्या किया, थोड़ा पे करने के बाद डिबेंचर बचे 8 लाख के, तीसरे साल दोबारा से पे करने के बाद डिबेंचर बचे 3 लाख के। जैसे आप लोन लेते हो, आपने 5 लाख का लोन लिया 5 सालों के लिए, मान लो पहले साल आपका लोन 5 लाख का था, लेकिन आपने कुछ रीपे कर दिया, मान लो 3 लाख का बच गया दूसरे साल में, फिर आपने रीपे कर दिया कुछ, मान लो 1 लाख का बच गया, तो ये रेशो क्या बन गई, 5:3:1 बन गई ना ये रेशो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस रेशो के हिसाब से आपका क्या बन जाता है, क्या निकल जाता है, आपका एक तरह से डिस्काउंट वो कंसिडर कर लिया जाता है कि कितना डिस्काउंट हमें अलाउ किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
तो राइट ऑफ करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो कि किस पे डिपेंड करता है, जो कि डिपेंड करता है अनपेड डिविडेंड अनपेड डिवेंचर्स के ऊपर, कितना आपका डिवेंचर जो है अनपेड है। तो एक बार इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 बात करते हैं। बी लिमिटेड इशू 2000, बी लिमिटेड ने क्या किया था, इशू किया था डिवेंचर, कितना 2000, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और पर डिवेंचर की वैल्यू क्या थी ₹100, ठीक है ना, एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, मान लो 6, यानी आपको कितने का 6% का डिस्काउंट आपने दिया, कितना बन गया ये बन गया आपका 12,000 रुपये, 6 रुपये हो गया ये, 6%, 100 का 6%, 6 रुपये, तो कितने रुपए का डिस्काउंट था, 12,000 रुपये का डिस्काउंट हर एक डिवेंचर के ऊपर। नाउ क्या है, और रिपेबल बाय, जो कि रिपेबल है, डिस्काउंट ये इशू कब किए थे, 1/4/2018 को, इशू की डेट क्या थी 1/4/2018 को, और रिपेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग इन 4 ईयर, ये रिपेबल क्या होगा, 4 साल के लिए डिवेंचर इशू किए थे और रिपेबल कर दिया जाएगा इक्वल ड्रॉइंग्स में, इक्वल ड्रॉइंग्स में रिपेबल कर दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और द पीरियड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले कितना टोटल डिस्काउंट अलाउ हुआ, 100 रुपीज के डिवेंचर थे, 6 रुपए का 6% का डिस्काउंट मतलब 6 रुपए, तो कितने रुपए के कितने डिवेंचर है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 है, तो ये 12,000 का टोटल डिस्काउंट था। अब टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹12,000 हैज बीन राइट ऑफ इन प्रोपोर्शन टू द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हर साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1/4/2018 को कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, 2 लाख रुपए के। 1/4/2019 को कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हुए। अब 4 साल की कुल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, अगर हम 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दे तो 50,000 बनेगा इक्वली, तो मतलब 2 लाख में से 50,000 रिपे कर दिया, तो यहाँ पे बचा 1.5 लाख, फिर रिपे कर दिया, फिर इतना, फिर रिपे कर दिया, फिर इतना, मतलब ये रेशियो हमारी कितनी बनी, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 4:3:2:1। तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, हर साल उसकी इक्वली ड्रॉइंग के बेसिस पे एक रेशियो के हिसाब से 12,000 को डिवाइड कर देंगे कि हर साल आपका इतना इतना डिस्काउंट जो है राइट ऑफ होगा, हर साल आपका इतना इतना डिस्काउंट जो है राइट ऑफ होगा। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। डिस्काउंट राइट ऑफ करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, फिक्स मेथड में कुछ नहीं है, एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है कि भाई आपका डिस्काउंट मान लो 5 लाख का है, जो कि इक्वली जितने साल के डिवेंचर इशू किया, मान लो 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किए थे, तो इक्वल 1-1 लाख हर साल आपका डिवेंचर राइट ऑफ होगा। लेकिन दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो आपका डिस्काउंट का रेट है वो डिपेंड करता है कि भाई आपका जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना अनपेड डिविडेंड बचा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना अनपेड डिविडेंड है और डिवेंचर है, सॉरी, तो अनपेड डिवेंचर जितना भी होगा उसके हिसाब से आप रेशो निकाल लोगे, जैसे आपने क्वेश्चन में किया, जैसे ही रेशो बनेगी और उसके रेशो के हिसाब से आप 12,000 को, जैसे हमारे क्वेश्चन में डिवेंचर था 12,000 या हमारे इसमें डिवेंचर है 1 लाख, 1 लाख का अगर हमारा डिवेंचर सॉरी वो होता डिस्काउंट होता, तो डिस्काउंट जो हमारा होता 1 लाख का, तो उसको हम रेशियो के अकॉर्डिंगली, अगर मान लो हमारी रेशियो आती कितनी 1:1:2 इक्वल इक्वल आती, या रेशियो हमारी 5:3:2 आती, तो इस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते, और उस हिसाब से हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से निकल आता। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ अभी भी। No, sir. No, sir, no doubt. गौरी, मंशा, सौरभ, No, sir. Clear. Sir, clear है। ओके सौरभ, क्लियर है सर। ओके कोई डाउट नहीं है ना, फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड क्लियर है।
अब आता है हमारे पास नहीं सर। हाँ, No, sir. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसको ध्यान रख लेना पूरा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली जो सेक्शन 71 है सब सेक्शन 4 वो बात करता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। कि जब क्या होता है कि एक पीरियड के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रिडम्पशन पीरियड होता है वो 20 इयर्स का होता है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है आपको, रिपे करना पड़ता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो redemption of debenture refer to the extinguish या discharging the liability on account of debenture in accordance with the terms of issue. In other words, redemption of debenture means क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि in other words redemption of debenture means repayment of amount of debenture by the company. Repayment of debenture repayment of amount of debenture by the company. अब आप हमारे पास क्या आता है डीआरआर। जब भी कंपनी रिडम्पशन करती है तो रिडम्पशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिडम्पशन या तो कंपनी के प्रॉफिट में से होता है, और जब भी कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है तो उसके लिए डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। सेक्शन 74 कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 है, जो बात करता है कंपनीज एक्ट 2013 में रिडम्पशन की। उसके लिए आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। प्रोवाइड दैट रिडम्पशन शैल बी रिडीम डिवेंचर शैल बी रिडीम आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर्स है उसको डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाएगा थ्रू द क्रिएशन ऑफ डीआरआर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अब डीआरआर क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस है, बात करते हैं। पहले जो डीआरआर कंपनी को क्रिएट किया जाता है, डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर है कि भाई जब भी डीआरआर क्रिएट होगा वो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उसमें से किया जाएगा। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर शैल ऑन और बिफोर द 30th day of April in each year invest or deposit as the case may be a sum which shall not be less than 15% of the debenture maturing during the year ending on 31st day of March of the next year in which one or more of the following method namely। ये कहना चाह रहा है कि जो डीआरआर है ये कब तक क्रिएट हो जाना चाहिए, 30 अप्रैल या उससे पहले क्या हो जाना चाहिए, ये क्रिएट हो जाना चाहिए। और कम से कम कितना अमाउंट आप डीआरआर क्रिएट करोगे, विच शैल नॉट बी, जो अमाउंट होगा जो डीआरआर क्रिएट करने का अमाउंट होगा वो कम से कम 15% होना चाहिए। किसका, ऑफ द 15% होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ इट इज डिबेंचर्स maturing during the year ending on 31st March of the next year in which any or more of the following method। ये कहना चाह रहा है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2000, मान लो ये 23 है, और दूसरा 31st मार्च 2024। यहां पर आप 30 अप्रैल को क्या कर दोगे, 30th ऑफ अप्रैल 2023 यहां तक को इस डेट पे या इससे पहले डीआरआर क्रिएट कर दोगे। और ये डीआरआर कितना होगा, जितने भी डिवेंचर इस डेट पे मैच्योर हो रहे हैं उसका कम से कम 15% आप इस डीआरआर अकाउंट में डालोगे। क्लियर, समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, और डीआरआर क्रिएट करने के क्या है, 15% of the amount of a debenture maturing during the year ending on 31st day March of the next year in any one or more of the following method। और मेथड क्या होंगे, पहला डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल बैंक फ्री ऑफ एनी चार्ज और लीव। आप क्या करोगे, किसी शेड्यूल कमर्शियल जो कोई भी शेड्यूल बैंक है उसके पास आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, या फिर इन अनअकम्बर्ड सिक्योरिटी
ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इन अनअकम्बर्ड सिक्योरिटी मेंशन इन द सब क्लॉज ए टू डी ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या फिर इन अकम्बर्ड बॉन्ड इशू बाय एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर क्लॉज एफ ऑफ द सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर शैल इन ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर इन्वेस्ट करेंगी, डिपॉजिट करेंगी एज द केस में बी, सम इक्वल टू नॉट लेस देन 15% ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st डे of March of the next year in any or more of the following method only. इन्वेस्टमेंट या तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी या डीआरआर क्रिएट करेगी, और इन्वेस्टमेंट इस कहाँ पे कर सकती है, किसी भी डिपॉजिट कर सकती है किसी शेड्यूल बैंक के पास, या फिर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी ट्रस्ट के अंदर कोई अनकम्बर्ड सिक्योरिटी है उसमें, या फिर किसी बॉन्ड के अंदर इसमें कंपनी इन्वेस्ट करके क्या कर सकती है, एक तरह से सिक्योरिटी क्रिएट डीआरआर क्रिएट कर सकती है। अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिट हैज स्टेटेड अबव शैल यूज बाय ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, और जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है या इन चीजों में कंपनी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसका यूज सिर्फ कंपनी डिबेंचर को रिडीम करने में ही करेगी, उसका यूज कंपनी क्या करेगी, सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने में ही करेगी। अमाउंट रिमेनिंग invested or deposit at the case may be shall not at any time fall below 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on 31st March of every year। और जो भी अमाउंट इन सिक्योरिटी जो ऊपर सिक्योरिटी बता रखी है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है या जो शेड्यूल बैंक के पास डिपॉजिट कर रखा है डीआरआर क्रिएट करने के लिए, तो वो कम से कम जो भी डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर हो रहे हैं उसके 15% से कम नहीं होना चाहिए। In case of partly convertible debenture, DRR shall be created in respect of non-convertible portion of the debenture issue in accordance with the सब रूल। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। मान लो कुछ डिबेंचर थे जिसका 70% पोर्शन जो था नॉन कन्वर्टेबल था और 30% पोर्शन जो था वो कन्वर्टेबल था, तो सिर्फ डीआरआर 70% पोर्शन के लिए ही क्रिएट होगा, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए ही डीआरआर क्रिएट होगा। Amount credited to the DRR shall not be utilized by company except for the purpose of redemption। DRR के अंदर जो भी पैसा कंपनी ने डाला है उसका यूज सिर्फ कंपनी डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ही करेगी, बाकी किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं करेगी। नो DRR इज रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर इशू बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI के द्वारा कोई भी डिवेंचर इशू किया गया है जो कि रिजर्व बैंक के अंदर रेगुलेटेड होते हैं या किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर किसी ने डिबेंचर इशू किया है तो उनके लिए डीआरआर की जरूरत नहीं होती। फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, DRR will not be applicable as specified as applicable to the NBFC registered with SEBI। कोई भी NBFC है जो आरबीआई के पास क्या है, रजिस्टर्ड है, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 72 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बता रखे हैं, उनके लिए भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत आपको रहेगी। फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 2 क्लोज 72 जो कि एनबीएफसीज होती है जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, इनके लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत रहेगी। लेकिन जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं या बैंकिंग कंपनी होती हैं उनके लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997, द एडुकेसी फॉर डीआरआर विल बी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ outstanding debenture issued through public issue as per the SEBI LODR issue and listed of debt security regulation 2008 and no DRR is required। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो बैंकिंग कंपनी है जिनको सेक्शन 45 IA के अंदर बता रखा है ऑफ द आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 में,
तो कितना एडुकेसी रहती है? एडुकेसी फॉर डीआरआर विल बी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशू थ्रू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के थ्रू जो भी डिवेंचर इशू किए गए हैं उसके लिए कम से कम 25% जितना भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है उसका 25% आपको क्या करना है? डीआरआर क्रिएट करना है। लेकिन जो भी प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर हुए हैं उनके लिए डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। किसी का भी डाउट यहां तक हो तो मुझे बता सकता है कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं No, आया। sir. गौरी, मंशा, सौरभ। No, sir, no doubt. हाँ, आगे बढ़े। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ, Yes, sir. कुछ दूसरी कंपनी होती है, सॉरी, फॉर अदर कंपनी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ये किन की बात कर रहा है? कुछ अदर कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। द एडुकेसी फॉर डीआरआर विल बी 25%। जो एडुकेसी होगी डीआरआर की वो कितनी होगी? 25% ऑफ द वैल्यू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशू थ्रू पब्लिक इशू एज पर द SEBI issue and listing of debt security regulation 2008, and also 25% DRR is required in case of privately placed debenture by listed company. For a listed company issuing debenture on privately placement basis, the DRR will be 25% of the value of outstanding debenture. तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ऊपर जो बैंकिंग कंपनी बताई थी आई, जो कि सेक्शन 45 आईए के अंदर बता रखी है, उनके लिए तो अगर आप पब्लिक इशू में लेके आ रहे हो एज पर सेबी इशू एंड डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, तो 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है आपको उसका 25% आपको क्या करना है? डीआरआर क्रिएट करना है। लेकिन उनके लिए अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है तो डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर कंपनी की मैं बात करूं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अगर वो लिस्टेड है, अगर उसने पब्लिकली या प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों बेसिस पे लिस्टेड कंपनी ने किया है डिबेंचर इशू, तो उसको 25% क्या करना पड़ेगा? जो भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है उसका डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और अनलिस्टेड कंपनी जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे डिबेंचर इशू किए हैं उसको भी 25% टोटल वैल्यू का क्या करना पड़ेगा? डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो इसको। ये आपको लर्न करना है कि कितना आपको करना है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट? इन्होंने नॉर्मल बताया। नॉर्मल प्रोविजन क्या कहते हैं? कि नॉर्मल प्रोविजन कहते हैं कि कोई भी कंपनी जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू डिबेंचर इशू कर रही है, तो डिबेंचर जब इशू करेगी तो कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना। और डीआरआर कितना क्रिएट करना है? नॉर्मल प्रोविजन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल प्रोविजन कहते हैं कि कम से कम 15% होना चाहिए जो भी आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपका जितना भी 31 मार्च को ड्यूरिंग एवरी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितना भी डिबेंचर आपका रिडीम हो रहा है उसका 15% आपको क्या करना है? डीआरआर क्रिएट करना है। और उस डीआरआर का यूज किसी दूसरे पर्पस के लिए कंपनी नहीं करेगी, सिर्फ रिडम्पशन के पर्पस से करेगी। जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी बैंकिंग कंपनी है उनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एनबीएफसी है उनको डीआरआर क्रिएट करना है, या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको सेक्शन 45 आईए में बता रखा है, अगर वो पब्लिक इशू के थ्रू डीआरआर पब्लिक इशू के थ्रू डिवेंचर लेके आ रही है तो उसको 25% जो कि आउटस्टैंडिंग वैल्यू है डिवेंचर की उसका करना है। लेकिन प्राइवेटली प्लेसमेंट पे अगर हो रहा है तो डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी कंपनी जैसे जिनका मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अगर लिस्टेड कंपनी है, दोनों के केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट केस में या फिर पब्लिक इशू के केस में 25% करना है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर की वैल्यू का। और अनलिस्टेड कंपनी को भी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हो रहा है, जिसका बिजनेस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भाई उसको भी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आपको करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ। No, sir, no doubt. ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की।
अब डीआरआर कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से चीजें रहती हैं। फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस और विद होल्डिंग ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डीआरआर, कोई भी सरप्लस है, सरप्लस अकाउंट डेबिट आप एप्रोप्रिएशन करते हो और डीआरआर उसको क्या कर देते हो, डीआरआर वुड बी शोन और डिस्क्लोज एज शेयर होल्डर फंड ऑन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। आपको डीआरआर को कहाँ शो करना है, आपको डीआरआर को शेयर होल्डर के हेड के अंदर, आपको शेयर होल्डर के फंड के अंदर, क्योंकि आप जो डीआरआर क्रिएट कर रहे हो वो फंड में से कर रहे हो, रिजर्व या सरप्लस में से जो भी फंड होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, टू डीआरआर। आप क्या करते हो, इसको डीआरआर को आप वहां पे शो करोगे शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के, इसको अप्रोप्रिएट करोगे। तो पहली एंट्री होती है अप्रोप्रिएशन करने की, एप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस या विद होल्डिंग ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डीआरआर ऑन ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ डीआरआर व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड। तो जब ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस ऑफ डीआरआर व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड, तो उसकी एंट्री होगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू द जनरल रिजर्व। पहला एक होती है एंट्री एप्रोप्रिएशन करने की, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सरप्लस होता है उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं किसमें, डीआरआर में। तो एप्रोप्रिएशन करने की एंट्री जो होती है वो होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। बीइंग डीआरआर जो है आपका क्या हुआ है, एप्रोप्रिएट हुआ है, उसको आप सरप्लस अकाउंट में के साथ उसको एप्रोप्रिएट करते हैं। और दूसरा ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, जब आपका रिडम्पशन हो जाएगा, रिडीम हो जाएंगे आपके डिवेंचर, तो आप क्या करोगे, उसका रिडम्पशन कहाँ से करोगे, डीआरआर से करोगे। तो डीआरआर को रिडीम करने की जो एंट्री होती है, डिवेंचर को रिडीम करने के टाइम पे जब डीआरआर में से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे अमाउंट डीआरआर क्रिएट किया था और यहाँ से डीआरआर में से आप क्या कर रहे हो, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो आपकी ये एंट्री हो क्या पर चलेगी, दो एंट्री आपकी डीआरआर के टाइम पे होगी, पहला सरप्लस को एप्रोप्रिएट करने की एंट्री और दूसरा ट्रांसफर करने की एंट्री, जब आपका रिडम्पशन हो क्या पर चलेगा। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन आता है, जैसे जय भगवान लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 4 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जय भगवान लिमिटेड कंपनी है जिसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, 4 लाख रुपए पड़ा है। कंपनी हैज डिसाइड टू forego the payment of dividend and utilize the profit to repay 12% rupees 3,50,000 debenture on 30th June 2023 at a premium of 10%। उसने क्या कहा कि जो ये प्रॉफिट था, कंपनी ने ये कहा कि हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी डिवेंचर हमारे आउटस्टैंडिंग है उसको हम रीपे करते हैं 30 जून को, और रीपे किस पे करते हैं, प्रीमियम पे, साथ में हम 10% का प्रीमियम पे करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31st मार्च एवरी ईयर व्हेन द अकाउंट आर क्लोज। जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो डिवेंचर इंटरेस्ट 10% जो है, सॉरी, जो भी 12% इंटरेस्ट है वो हर साल पे किया जाता है। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख इन डीआरआर। कंपनी के जो डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर जो बैलेंस है वो कितना है, 2 लाख का है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस दिन रिडम्पशन, रिडम्पशन किस दिन हो रहा है, 30 जून 2022 को रिडम्पशन हो रहा है, तो ये हमें रिडम्पशन की एंट्री करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 30 जून 2022 को। सबसे पहले हम इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट कितना है, 3,50,000। 3,50,000 के जो डिवेंचर्स है उस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, कैलकुलेट करोगे। 3,50,000 के जो हमारे डिवेंचर है इस पे इंटरेस्ट कितना बनता है, कैलकुलेटर में एक बार करके देखना। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, मतलब हमारे पास 3,50,000 के क्या थे, डिवेंचर। हर साल एनुअली पे करते हैं, तो एनुअली का मतलब हर साल जो है एनुअली पे होता है। तो यहाँ पे 30 जून 2022 तक का कितना होगा, 30 जून
2022 तक का कितना होगा, तो हम वो निकालेंगे। 12% मल्टीप्लाई बाय, अब ये कहना चाह रहा है कि भाई डिवेंचर इंटरेस्ट पेड एनुअली, एनुअली मतलब 31 दिसंबर को क्या होता है अकाउंटिंग, 31 दिसंबर को हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्लोज होता है। ये कहना चाह रहा है हमारे अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। तो आप 6 मंथ्स का निकाल लो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2, तो ये आपका बनेगा एंड कितना बन गया ये 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 2, 21,000 बन गया। 21,000। ये आपका 21,000 आ गया। तो पहले तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया क्योंकि रिडम्पशन हो रहा है ना 30 तारीख को, हम 30 तारीख को रिडम्पशन की एंट्री कर रहे हैं। अब जब रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन में क्या बोलते हैं, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, गौरी, मंचा, सॉरी, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? Repayment. रिपेमेंट, किस चीज की रिपेमेंट, रिपेमेंट। किस चीज की रिपेमेंट? Debenture. डिवेंचर की रिपेमेंट। और साथ में क्या, अब सारा अमाउंट पे करेंगे जो भी डिवेंचर का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जितना भी 6 मंथ का इंटरेस्ट बन रहा है वो हम पे कर देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है हमारे पास, फिर एंट्री आती है रिडम्पशन की। क्या रिडम्पशन की एंट्री होगी? 12%, मतलब रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री, कि भाई हमारा जो रिडम्पशन है वो ड्यू हो चुका है, तो रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री आती है। रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री, अब रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री जब आएगी, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर हमारे कितने की है, 3,50,000 के हैं, और ये जो हो रहे हैं प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर, तो 35,000 टोटल हमें डिवेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, 3,85,000 प्रीमियम के साथ देना है। तो उसके बाद हमारा फिर सरप्लस में जो भी अप्रोप्रिएशन है, जितना भी अप्रोप्रिएशन, मतलब हमारे पास ये लगा लो 3,85,000 प्लस हमें कितना करना है, हमें सबसे पहले कितना यहाँ पे करना है, हमारे पास डीआरआर में कितना पैसा पड़ा है, डीआरआर में हमारा पैसा पड़ा है कम से कम 2 2 लाख lakh. रुपए का। द कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन डीआरआर। तो अप्रोप्रिएशन करने के लिए हमें कम से कम सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, सरप्लस अकाउंट। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई
शुरू करें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मंशा, Yes, sir. गौरी, हाँ। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? जी यस सर। सर आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो? जो हमने Yes, sir, आ रही है। ड्यू करने की एंट्री तक हमने कर लिया, कोई डाउट यहाँ तक? ड्यू करने की एंट्री तक कोई हमने कर लिया, यहाँ तक कोई एंट्री, यहाँ तक इस एंट्री तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई Yes, sir. अब हमें डीआरआर के लिए हमारे डीआरआर में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है? हमारे डीआरआर में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है, बताओगे? 2 लाख। 2 लाख। डिवेंचर कितने के हो रहे हैं? डिवेंचर कितने के हो रहे हैं रिडीम? 3,50,000 के, यही हो रहा है ना? 3,50,000. 3,50,000। Yes, sir. अब Yes, इन sir. डिवेंचर को रिपे करने के लिए डीआरआर में और कितना पैसे की जरूरत है हमें? इन डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमारे पास कम से कम और कितना पैसा हमें चाहिए? कितने पैसे की हमें और जरूरत है? 1.5 लाख सर। 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख जो हमारे पास पड़ा हुआ था, रिजर्व पड़ा हुआ था, जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था रिजर्व के अंदर, ये वाला यहां से आप यूटिलाइज कर लोगे कि कंपनी ने सरप्लस को अप्रोप्रिएट कर लिया और उसके लिए डीआरआर क्रिएट कर लिया, सरप्लस अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू डीआरआर। उसके बाद डिवेंचर होल्डर का ये था, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट। ऐसे नहीं करना, डिवेंचर होल्डर इसने पूरी एंट्री यहाँ पे कर दी, पर यहाँ पे किस तरह से होंगी कि भाई यहाँ पे पेमेंट इसने कर दी है, या तो इसको एक साथ कर लो डिवेंचर। यार अर्थ कोई आ रहा है क्या यार? आप लोगों की साइड में अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है क्या? नहीं तो सर। नहीं सर। दिल्ली में, तू तो दिल्ली में है ना, वो क्या नाम है, सौरभ? नहीं सर अभी नहीं। मुझे फील हो रहा है यार, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ आ रहा है यार, फील हो रहा है, एक मिनट। सर यहाँ तो नॉर्मल है, मैं अभी लगा रखा हूँ। यस सर, यहाँ पर भी नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। है यार अर्थक्वेक। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है ये। जी सर, 35 मिनट्स। सिक्स पॉइंट टू। अभी मैं कहूँ थोड़ा सा फील सा हुआ है मुझे। चलो हाँ, तो जो भी हमने ड्यू किया था यहाँ पे डिवेंचर, उसकी हम पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा प्रीमियम था, जो ये प्रीमियम था, प्रीमियम को भी हम अलग से, या तो देखो एक साथ ये एंट्री अलग से, इसको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ये भी आप के कर दोगे। ज्यादा ये एंट्री कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपका मेन जो है यहाँ तक रहता है, मेन एंट्री आपकी यहाँ तक रहती है। तो मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, जिस दिन रिडम्पशन होगा सबसे पहले आपको किसकी पेमेंट करनी है? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, फिर आपको क्या करना है, आपके जो रिडम्पशन होने वाला है डिवेंचर, उसकी ड्यू करने की एंट्री करनी है। फिर आपको देखना है कि मेरे पास
ऑलरेडी डीआरआर कितने का है और मेरे को कम से कम डीआरआर कितने की और जरूरत है, तो फिर आप डीआरआर उतना आप यूटिलाइज करोगे, फिर आप जितना भी डिवेंचर होल्डर ड्यू किए थे रिडम्पशन के लिए उनकी पेमेंट करोगे। तो ये चीजें होती हैं आपकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नहीं सर, गौरी? क्लियर है। No, sir. ओके। हाँ यार, आया हुआ है। मैसिव अर्थक्वेक वर फेल्ट इन दिल्ली। चलो अब आगे बढ़े। मेथड ऑफ रिडम्पशन। मेथड ऑफ रिडम्पशन। डिवेंचर को रिडीम करने के मेथड क्या है? पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन इनटू शेयर्स। आप डिवेंचर को क्या कर सकते हो? या तो आप लमसम में पेमेंट कर दो, आपके पास पैसा आया, आपने सारा रीपे कर दिया। द रिडम्पशन इज मेड इफ वन लमसम एट एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। मान लो 5 साल के लिए आपने डिवेंचर इशू किया था, जैसे ही एक्सपायरी पीरियड आया आपने सारा क्या किया, एक साथ पे कर दिया। ये तो होता है लमसम मेथड ऑफ रिडम्पशन। दूसरा होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसमें आप क्या करते हो कि आपने 5 लाख रुपए डिवेंचर इशू किए, जिसका रिडम्पशन पीरियड मान लो 5 साल का था। हर साल आप क्या कर रहे हो, एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इक्वली इंस्टॉलमेंट होगी, या जो भी आपके पास एक इंटरवल के टाइम पे। अंडर दिस मेथड सर्टेन अमाउंट ऑफ, जिस तरह से आप लोन रीपे करते हो ना इंटरेस्ट के साथ, जो भी एक रेगुलर बेसिस पे या इंटरवल बेसिस पे ईएमआई करवा लेते हो कि हम हर महीने या हर साल, हर 6 महीने के अंदर इतना अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको पे करेंगे, तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है या ड्राइव होती है, जिसमें आप एनुअली पे करते हो। लमसम के अंदर क्या होता है कि जब रिडम्पशन पीरियड आता है तब एक साथ पे कर देते हो, एनुअली के अंदर हर साल आप थोड़ा 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 पे करते हो। क्लियर है? तीसरा आता है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। तीसरा हमारे पास आता है मेथड कन्वर्जन इनटू शेयर्स। अब कन्वर्जन इनटू शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी में इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो कि क्या होते हैं, जो कि डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर परचेज ऑफ इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। कंपनी इज एंटाइटल्ड टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट through the stock exchange. When the company purchases its own debenture for immediate cancellation, it leads to automatic redemption. Own debenture may also be purchased by company for its own investment and same may be reissue in the future too. ये कहना चाह रहा है ओन डिवेंचर का मतलब एक तरह से क्या होगा, जैसे बायबैक होता है ना शेयर्स का, इस तरह से कंपनी क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज से अपने खुद के डिवेंचर्स को परचेज कर लेती है कैंसिलेशन करने के पर्पज से। तो ये 4 मेथड होते हैं रिडम्पशन करने के। लमसम मेथड, जिसमें कंपनी इकट्ठा कर लेती है। इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें हर साल एक इंस्टॉलमेंट में करती है। तीसरा कन्वर्जन इनटू शेयर, और चौथा परचेज फ्रॉम इट्स ओन डिवेंचर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर ऑल ऑफ द मेथड। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. मंशा, सौरभ, क्या बात, लेजीनेस आई हुई है क्या? क्लियर है सर। कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि फिर आगे बढ़े हम। किसी बच्चे का कोई नहीं डाउट सर, तो मुझे बताओ। अच्छा, सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है? मंशा, मेरी आवाज आ रही है? कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर है यहाँ तक। सोर्स ऑफ नो रिडम्पशन क्या सर। होता है? सोर्स ऑफ रिडम्पशन कंपनी या तो कैपिटल में से कर सकती है, आउट ऑफ द यस कैपिटल। सर, आ अच्छा, रही। आउट ऑफ कैपिटल के मतलब क्या होता है?
आउट ऑफ कैपिटल कैसे कर सकती है कंपनी रिडम्पशन? आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कैसे? DRR में से। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी कोई शेयर इशू कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, उसकी प्रोसीड्स के अंदर से जो भी पैसा आएगा उसमें से क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है, या प्रॉफिट में से कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब जब कंपनी प्रॉफिट में से करती है तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? कंपनी जब प्रॉफिट के अंदर से रिडम्पशन करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कंपनी कन्वर्जन के थ्रू कर सकती है कि रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी अपने डिबेंचर्स को क्या कर ले, रिडीम कर ले, वो कर ले, कन्वर्ट कर ले इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के अंदर। यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। अब हमारे पास आता है, सर कंपनी के पास तो ऑलरेडी DRR में रिजर्व होगा ना? नहीं ऑलरेडी नहीं होता, क्रिएट पहले करना पड़ता है, ठीक है ना? कि मान लो चलो ठीक है था पर कम था, फिर दोबारा से प्रॉफिट में से करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर कंपनी को अगेन डीआरआर में पैसा डालना पड़ेगा। जब भी कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है तो उसके लिए क्या होता है, डीआरआर क्रिएट होता है। क्लियर है, समझ आ गई? यहाँ यस तक सर, आ गया। एनी डाउट कोई? Sir. आगे बढ़े। अब होता है No, sir. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन, Yes, नो sir. सर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम। नो सर। कंपनी जब क्या करती है, लमसम में क्या करती है, रिडम्पशन करती है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम। When debenture are redeemed out of capital in lump sum, no debenture redemption reserve is created out of profit of the company. जब कंपनी क्या करती है, आउट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी क्या करती है आउट ऑफ कैपिटल लमसम में क्या करती है, डिवेंचर क्रिएट करती है, वो रिडीम करती है। अब जब आउट ऑफ कैपिटल करेगी उसके लिए कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट में से कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? यहाँ पे क्या होता है कि पहला, व्हेन डिवेंचर आर रिडीम एट पार, तो सबसे पहले ऑन डिवेंचर बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट, जब आप क्या करते हो डिवेंचर को ड्यू करने की, रिडम्पशन के लिए ड्यू करने की एंट्री, तो आती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू दी डिवेंचर होल्डर। और जब रिडीम्शन की बात आती है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको पेमेंट करने की। ये एंट्री होती है ड्यू करने की, ये एंट्री होती है पेमेंट करने की। फर्स्ट एंट्री समझ आ गई? फर्स्ट एंट्री क्लियर है? पहली एंट्री आप ड्यू करोगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यस सर। सेकंड एंट्री क्या होता है, पे करने की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? अगर आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो यस सर। प्रीमियम पे, if the company is redeeming the debenture at a premium, तो पहले ड्यू करने की एंट्री जो हमने ऊपर भी की थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और जब एक बार क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू दी बैंक। और राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम का जो प्रीमियम है, प्रीमियम को आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम हेलो अकाउंट। सर। हाँ जी, यस मनशा। सर आपकी आवाज कट गई थी, प्रीमियम वाली एंट्री थोड़ा बता दें। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कंपनी डिवेंचर रिडीम करेगी प्रॉफिट में प्रीमियम पे, तो उसके लिए सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री होगी। सबसे पहले सेम एंट्री, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा डिवेंचर कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में दिखाया जाता है, और जब ड्यू करेंगे तो ये डेबिट कर दिया जाएगा टू दी डिवेंचर होल्डर। और यहाँ पे अगर प्रीमियम पे है तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे रिडम्पशन का, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम था इसको राइट ऑफ कहाँ से करोगे, इसको राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या फिर फ्री रिजर्व से टू दी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है, दिस इज द एंट्री ऑफ राइट ऑफ।
क्लियर है? हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था, कोई भी डिवेंचर होता है Yes, जिसको डिवेंचर जब एक साथ हम डिवेंचर को राइट ऑफ करते हैं या लॉस ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करते हैं, अगर एक साथ करते हैं तो उसको क्या माना जाता है? कैपिटल लॉस माना जाता है। और कैपिटल लॉस को हमेशा कहां से राइट ऑफ किया जाता है? कोई बताएगा मुझे? कैपिटल लॉस को कहां से राइट ऑफ किया जाता है? कैपिटल लॉस को कहां से राइट ऑफ किया जाता है? कोई बताएगा मुझे? सौरभ, कैपिटल लॉस को कहां से राइट ऑफ किया जाता है? हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था जब हम इश्यू ऑफ डिस्काउंट पे कर रहे थे डिवेंचर्स। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? गौरी, कैन यू टेल मी? हेलो, इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो बताओ यार, पूछ रहा हूँ मैं तब से। सर में से डिवेंचर जो थे हमने ऊपर डिवेंचर जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे तो हमने बात किया था दो तरह से हो सकता है, या तो डिवेंचर को हम एक साथ क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। जब डिवेंचर को एक साथ राइट ऑफ करोगे तो वो क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल लॉस को कहां से राइट ऑफ किया जाता है? कैपिटल रिजर्व से। ये पढ़ा था ना हमने। और दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई जो डिवेंचर होते हैं या तो फिर उसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो। यस सर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो इसको आप एज अ एक्सपेंडिचर जो भी उस साल का प्रॉफिट होगा उसमें से क्या कर सकते हैं? P&L में से राइट ऑफ कर सकते हो। क्लियर है? ये हमने किया था, जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू में से आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लमसम में कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट जो रिडीम हो रहे हैं डिवेंचर वो डिस्काउंट पे हो रहे हैं। जब डिस्काउंट पे होते हैं तो एक साथ डिस्काउंट दिया जाता है, तो एक तरह से ये लमसम है, तो ये कैपिटल नेचर का होता है और इसको कैपिटल रिजर्व से क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात? इस डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट दिया है इसको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ किया जाता है। क्लियर है? बोल दो यार, कोई बोल ही नहीं रहे यार Yes, sir. सब लोग। Yes, sir. यस सर। हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोगों का होमवर्क है, सिंपल होमवर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं इंस्टॉलमेंट। पॉइंट नंबर बी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। किसी का कोई डाउट हो, अगर पूछना है किसी को कुछ, तो मुझसे आराम से पूछ सकता है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। गौरी, मंशा एंड सौरभ, बाद में ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया था, वो मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई ये समझ आया है तो बताओ, अगर नहीं आया तो हम आगे बढ़े। Clear है sir. ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। नहीं है सर कोई डाउट। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर by the payment in इंस्टॉलमेंट। कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में क्या करती है? रिडम्पशन करती है। तो सिर्फ उसकी क्या एंट्री होती है? हर साल जब भी आपको क्या होगा? रिडम्पशन होगा, क्या एंट्री करनी है? दो एंट्री होती है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जब जब इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर,
डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ यही एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ 2 एंट्री होगी। क्लियर है, समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. पॉइंट नंबर सी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय द कन्वर्जन। अच्छा, No, कन्वर्जन sir. मतलब नो सर। हम क्या कर देंगे, पहले ड्यू करने की एंट्री होगी, व्हेन शेयर आर इशू एट पार, आप डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो किसके बदले में, शेयर में, मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर्स को शेयर देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे Share हैं, capital. यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा, पहले जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या एंट्री करती है, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे डिवेंचर्स के बदले में शेयर इशू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले एंट्री होती है ड्यू करने की, ड्यू करने की एंट्री होगी हमारे पास कि भाई डिवेंचर, उसमें क्या होता है कि जब रिडम्पशन की बारी आती है तो रिडम्पशन के केस में कंपनी क्या करती है कि भाई रिडम्पशन हो गया है, आप या तो पैसा वापस ले लो या आपके पास ऑप्शन है तो शेयर ले लो। तो जब शेयर कंपनी इशू करती है डिवेंचर के बदले में, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिर्फ एक एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू दी शेयर कैपिटल, टू दी शेयर कैपिटल। क्लियर है, समझ आ गई? अगर कंपनी प्रीमियम पे डिवेंचर शेयर इशू कर रही है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, Yes, जितना भी है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो ये आपका इस तरह से इशू